हेलो साथियों, आप सभी का विंग्स ऑफ लाइफ चैनल में स्वागत है। इसमें हम पेरेंटिंग के तहत कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए और कुछ टिप्स बच्चों के लिए देखते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग इज नॉट ऑल अबाउट हैंडलिंग चिल्ड्रन, बल्कि साथ ही रेज योरसेल्फ बिफोर रेजिंग योर चाइल्ड के तहत आपको भी किस तरह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, इसके प्रति अवेयर रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में आज हम टाइम मैनेजमेंट के साथ माइंड मैनेजमेंट कितना जरूरी है इसको समझते हैं। हमेशा से चाहे बुक्स हो या मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन सभी में टाइम मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है, जबकि इससे ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। अगर अपने दिमाग को ट्रेन किया जाए कि कैसे कम समय में ऑर्गेनाइज्ड, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से हम अपने टारगेट टास्क पूरा करें, जिससे माइंड मैनेजमेंट के साथ ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट हो सके। क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन को लगातार कोई ना कोई चुनौती दिया जाना ही उसकी एबिलिटी स्कोर को अच्छा बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। हम सभी को हर उम्र में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करते रहना चाहिए, जिससे दिमाग सोचने और सीखने पर मजबूर होता है। हमारे दिमागी क्षमताओं का विकास काफी हद तक शारीरिक व्यायाम जैसा ही है। हम जितना ज्यादा अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को ट्रेन करते हैं, उतने ही मजबूत होते जाते हैं। बस डिफरेंस ये है कि शरीर की एक सीमा होती है, जबकि ब्रेन या माइंड को ट्रेन करने की बात आती है तो इसकी कोई सीमा नहीं होती कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा एफिशिएंसी रखता है, जिससे इसका आउटपुट एक तरह से अनलिमिटेड है। तो ब्रेन को ट्रेन करने के लिए यहाँ है कुछ काम की टिप्स। पहला है एक नई एक्टिविटी। एक मनपसंद एक्टिविटी को चुनें, अपना कुछ समय और ध्यान इसी एक अतिरिक्त एक्टिविटी पर लगाएं। दूसरा, अपनी एक्टिविटी की डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहना, जिससे ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्विंग से जूझना पड़े, क्रिएटिव थिंकिंग करना पड़े। स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग लगातार न्यू एक्टिविटीज और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को करने के आदी हैं, उनकी वर्किंग एबिलिटी और लॉन्ग टर्म मेमोरी ज्यादा पाई गई है। तीसरा है कांस्टेंट रिपीटिशन। निश्चित समय पर प्रैक्टिस किया जाना। इसमें हमारा उद्देश्य किसी एक्टिविटी में मास्टरी की बजाय लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने समय के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए, यानी अपने कमिटमेंट पर दृढ़ रेगुलर रहें। यहाँ ये भी जानना होगा कि क्या है बॉडी माइंड का कनेक्शन, यानी आप किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं, इसका असर आपकी बॉडी में कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे विचारों, भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वाइस वर्सा, यानी आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसका असर आपके माइंड पर होता है। जैसे आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो आपके शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज से परेशान हैं या नाराज हैं या दुखी हैं तो आपको सर दर्द या पेट दर्द या आपके मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है। आप थका हुआ महसूस करते हैं, रिजल्टिंग टू फिजिकली नॉट फीलिंग वेल। जबकि दूसरी ओर आप खुश हैं या एंथुजियास्टिक हैं तो शारीरिक रूप से एनर्जेटिक और हल्का महसूस करते हैं। इससे बॉडी और माइंड सीधे कनेक्टेड है, इसका हमको एहसास होता है। रिसर्च स्टडीज तो ये क्लियरली बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। किसी भी दर्द को टॉलरेट करने और बीमार होने पर उनकी रिकवरी भी फास्ट होती है। अब सवाल यह है कि ये बच्चों को कैसे समझाया जाए। बच्चों को हम उन्हीं के एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि किस तरह हमारा माइंड और बॉडी आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो उसको भूख नहीं लगेगी, या कई बार कुछ लोगों के हाथ पैर में वाइब्रेशंस होते हैं। जब कोई छोटे बच्चों को भूत प्रेत, राक्षस, इन चीजों से डराते हैं, जिससे उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है या उन्हें पसीना आता है। कुछ बच्चों पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो पेट दर्द की शिकायत करते हैं, या जब वो किसी बात से दुखी होते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करने पर उन्हें अच्छा लगने लगता है। थोड़े बड़े बच्चों को हम इसका अनुभव भी करा सकते हैं कि किस तरह फिजिकल मूवमेंट जैसे वॉकिंग, रनिंग या कोई खेल, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब एक्टिविटीज आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और हर व्यक्ति इन एक्टिविटीज से बेहतर महसूस करता है। बच्चे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नए नए एक्टिविटी तो करते ही रहते हैं जो उनके ब्रेन के लिए अच्छा है। आपको उनको उन एक्टिविटीज को करने के लिए एनकरेज करना चाहिए।
इस तरह से बच्चे परिचित हो जाएंगे कि हमारे इमोशंस शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्हें ये गाइड करें कि अगर जब कभी वो किसी मेंटल डिस्टरबेंस से जूझ रहे हों, उनको पहले बताना होगा कि मेंटल डिस्टरबेंस की कैटेगरी में कौन कौन से इमोशंस आते हैं, तो वो किसी से भी जिसको वो उचित समझे उनसे मदद लेने, शेयर करने में वो पीछे ना रहें। इस तरह के बॉडी माइंड के कनेक्शन प्रिंसिपल के ओवरऑल फायदों को वो जान लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि किस तरह दोनों को हार्मोनी में रखना जरूरी है। अब हम आते हैं कहानी की ओर। What goes around comes around, a story of karma। एक दिन एक नौजवान एक मठ या जिसे आश्रम कह सकते हैं उसके दरवाजे पे दस्तक देता है। वहां दरवाजे पर जिन साधु की ड्यूटी थी वो दरवाजा खोलते हैं। नौजवान अंगूरों का एक गुच्छा उस साधु को देकर कहता है, ये खास मेरे बगीचे के अंगूर आपको उपहार के रूप में मैं देने आया हूं, कृपया इनको ग्रहण करें। दरबार पर बैठा साधु हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं उन्हें अभी अंदर जितने मठाधीश हैं उनके पास ले जाऊंगा, उनमें बांट दूंगा, वो प्रसन्न होंगे। वो आदमी कहता है, नहीं, मैं उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? साधु शर्मा गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वह भी नेचर के बेस्ट गिफ्ट इतने सुंदर अंगूर के गुच्छे का हकदार है। हाँ हाँ, आदमी ने कहा, क्योंकि मैं अपनी जरूरत के लिए जब भी इस दरवाजे पर दस्तक देता हूं वो आप ही हैं जो उसे खोलते हैं, और जब जब मुझे मदद की जरूरत थी, कोई फसल नष्ट हो गई या सूखा पड़ा, तब तब आपने मेरी मदद की है। इसलिए मैं आपके प्रति श्रद्धा को इस रूप में दर्शाना चाहता हूं। अंगूर का गुच्छा लेकर वो साधु, जिसकी श्रद्धा तो मठाधीश पर थी, वो सोचता है इतने सुंदर चमकदार अंगूर अगर मैं अपने मठाधीश को गिफ्ट करूंगा तो कितना अच्छा लगेगा, जिन्होंने हमेशा हमें ज्ञान के शब्दों से मुझे प्रोत्साहित किया। वो दूसरे दिन सुबह अंगूरों को मठाधीश को सौंप देता है, जो उन अंगूरों को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन उन्हें तभी याद आता है कि मठ में एक भाई बीमार है। उन्होंने सोचा कि अंगूर मैं उसे दे देता हूं, इससे उसे शक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने यही किया। देखिए कैसे ये दुनिया चलती है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति अच्छी भावना, श्रद्धा रखता है। उस बीमार साधु को लगता है, मेरा जो रसोइया है मेरी इतने लंबे समय से देखभाल कर रहा है, मैं अंगूर उसे दे दूंगा, वो इसका आनंद लेगा। अब जब रसोइया दोपहर को भोजन कराने आता है तो उसे रोज स्वादिष्ट भोजन देने के लिए अंगूर देते हुए वो धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे लिए हैं। रसोइया अंगूरों को देखकर चकित था। उसने अपने सहायक को दिखाया कि देखो कितने उत्तम क्वालिटी के अंगूर हैं। उसने मन ही मन सोचा कि इस पवित्र मठ के संस्कारों के लिए जिम्मेदार पुजारी जी पूज्यनीय हैं। मठ में सभी लोग उनको पवित्र मानते थे, तो इस प्रकृति के उपहार को उनको देना ही उचित होगा। अब बारी मठ के पुजारी की थी। उस मठ में जितने नए यंग फॉलोअर थे उनसे वो बहुत प्यार करते थे। वो उसमें से एक यंगेस्ट साधु को वो अंगूर का गुच्छा सौंप देते हैं। वो इस संदेश को पहुंचाना चाहते थे कि बांटने में ही सुख और आनंद है। सुंदर अंगूर देखकर उस सबसे छोटे साधु को याद आता है कि जब वो पहली बार मठ में आया था तो फाटक पर बैठे हुए आदमी ने ही उसके लिए इतने महान लोगों के बीच जीवन के रहस्य, चमत्कारों को जानने का मौका दिया, उसके लिए दरवाजे खोले। इसके लिए वो उस साधु को सुंदर अंगूरों का गुच्छा देकर धन्यवाद करना चाहता था। इसलिए रात होने से ठीक पहले अंगूरों को साधु को देते हुए उसने कहा, ये लो, इनका आनंद लो, क्योंकि तुम पूरे समय अकेले बैठकर अपना काम अच्छे से करते हो, इस मठ का दरवाजा खोलकर नई राह दिखाते हो। तो साथियों, ये कहानी हमें ये बताती है कि किस तरह हमारी अच्छाई लौटकर गिफ्ट के रूप में हमारे सामने आ जाती है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो हम देते हैं वही हम वापस पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि इस जीवन के सफर में हम दूसरों के लिए जो भी कर सकते हैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। प्रत्येक अच्छा कर्म जीवन के किसी न किसी मोड़ पर वापस जरूर आएगा। जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। तो बांटने का आनंद लीजिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए।
यही है पॉजिटिव साइड ऑफ माइंड मैनेजमेंट। साथियों, इसी तरह की फिलॉसफिकल रोचक कहानियों से आप जुड़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेरेंटिंग टिप्स के लिए रिलेटेड लोगों से इसे शेयर करें। थैंक यू।